मिट्टी के दिए जलाने वाली देवरानी को मिला सोने के दिए जलाने वाला ससुराल। ये है नंदू, जो मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करता है। फिलहाल दिए बना रहा है। नंदू की इकलौती बेटी नेहा भी उसके काम में उसकी मदद करती है। दोनों बाप बेटी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सिर पर ढंग से छत भी नसीब नहीं होती। पापा, मिट्टी के दिए बनाते बनाते सुबह से दोपहर हो गई, बहुत थक गई हूँ। मुझे अभी खाना भी बनाना है। नेहा बेटी, बस थोड़ी सी मिट्टी और बची है, ये खत्म हो जाए उसके बाद तुम थोड़ा आराम कर लेना। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर एक कार आकर रुकती है। उसमें से कोट पैंट पहने विक्की बाहर आता है और नंदू के पास जाकर, ये मिट्टी के दिए क्या भाव दिए? ज्यादा नहीं साहब, सिर्फ 2 रुपए का एक दिया है, कितने दे दूं? हर एक दिए की कीमत 2 रुपए बहुत ज्यादा है भाई, मैं 1 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, मुझे 200 दिए चाहिए। अरे 1 रुपया तो बहुत कम हो जाएगा साहब, इतने में तो लागत भी नहीं निकलेगी, 1.5 रुपया लगा दूंगा। मैं तो 1 रुपया ही दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो और भी दिए वाले हैं, मैं उनसे ले लूंगा। ठीक है साहब, मैं 1 रुपया में ही दे दूंगा। 1 रुपए के भाव से 200 दिए लेकर विक्की वहां से चला जाता है। पापा, आपने इतने सस्ते भाव में दिए क्यों बेच दिए? दिन का पहला ग्राहक था, इसलिए दे दिए। मेरे पिताजी कहा करते थे कि पहले ग्राहक को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे में तो हमारा ही घाटा होता है ना। हम पूरे साल मेहनत करते हैं, फिर भी कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं खा पाते, किसी भी त्योहार पर अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, और पकवान तो तभी नसीब होते हैं जब किसी पड़ोसी के यहाँ बासी बच जाए तो वो दे जाते हैं। नेहा, ओ नेहा, जरा 1 गिलास पानी तो देना, मुझे बहुत प्यास लगी है। अभी आई मम्मी। नेहा भागकर घर के अंदर जाती है। वैसे इसे घर नहीं, गरीब की झोपड़ी कहना ठीक रहेगा। सिर्फ 4 दीवारों से बनी एक झोपड़ी के अंदर रखे मिट्टी के मटके से नेहा एक मिट्टी के ही गिलास से पानी निकालकर पलंग में फटी हुई साड़ी पहने लेटी अपनी बीमार माँ को खुद ही पिलाती है। नेहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे देना। मम्मी, मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। ये है नेहा, जिसे किस्मत ने गरीबी और काम के अलावा कुछ नहीं दिया। यह है स्वाति और उसका ससुराल, जहां हर काम करने के लिए नौकर है, और अगर वो कुछ काम कर दे तो क्या होता है वो जानेंगे आप थोड़ी देर में। चाय बनाकर स्वाति गार्डन में अखबार पढ़ रही अपने ससुर को देने जाती है। पापा जी, क्या आप भी सुबह सुबह अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं, जिसमें एक भी ढंग की खबर नहीं होती, सिर्फ खून खराबा और लूटपाट की खबरें ही होती हैं। ये लीजिए, मेरे हाथों की गरम गरम चाय पीजिए। अरे ये क्या बहू, घर के सब नौकर कहाँ हैं जो तुम काम कर रही हो? आशीष, सोनम, अरे कहाँ हो, जल्दी से आओ यहाँ दोनों के दोनों। राघवेंद्र की आवाज लगाते ही अपना अपना काम छोड़कर आशीष और सोनम उसके पास आते हैं। सुबह से तुम दोनों क्या काम कर रहे हो जो मेरी बड़ी बहू को काम करना पड़ा? मालिक, वो मैं ये क्या में लगा रखा है? सुबह से तुम दोनों क्या कर रहे थे? बस बस पापा जी, आप इन्हें मत डांटिए, ये दोनों सुबह से ही काम कर रहे थे। देखिए गार्डन आज कितना साफ है। आशीष सुबह से इसी की सफाई में लगा हुआ है और गौशाला की सफाई सोनम कर रही थी। ये दोनों काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही आपको चाय बना कर दे दूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी वजह से इन्हें डांट पड़ जाएगी। बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब नौकर है तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हो कि काम करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही देती हो। आप लोगों ने देखा नेहा और स्वाति की किस्मत में कितना फर्क है। एक को बैठने की फुर्सत नहीं है और दूसरी अगर काम कर ले तो कयामत आ जाती है। आंगन में रखे मिट्टी के चूल्हे पर नेहा 4 रोटियां सेकती है, क्योंकि उतना ही आटा था, जिनमें से 2 रोटियां वो अपनी माँ को खिला देती है। पापा, बाकी का काम बाद में कर लेना, पहले रोटी खा लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। नेहा के आवाज लगाने की कुछ देर बाद नंदू हाथ पैर धोकर उसके पास आकर बैठ जाता है। मिट्टी की थाली में नमक के साथ नेहा दोनों रोटियां उसे परोसती है। नेहा, तू भी खा ले बेटा, भूखी होगी। पहले आप खा लो पापा, उसके बाद मैं खा लूंगी। समझ गया, जरूर इतनी ही रोटियां हैं, तभी नहीं खा रही। ये चाहती है कि दोनों रोटियां मैं ही खा जाऊं। क्या सोचने लगे पापा, जल्दी से खा लो, रोटी ठंडी हो रही है। आज ना मुझे ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए मैं एक ही रोटी खाऊंगा, तू ये 1 रोटी वापस ले ले। नंदू नेहा की अनकही बातें भी समझ लेता है। वो एक पिता जो है। 1 रोटी खाने के बाद नेहा बर्तन मांजती है और फिर टूटे हुए झाड़ू से घर और आंगन की सफाई करके अपनी माँ के पास जाकर बैठती है। तभी आंगन में 2 बड़ी बड़ी बांस की टोकरियों में दिए भरकर खड़ा नंदू आवाज लगाता है।
नेहा, फेरी पर जाने का समय हो गया है, अभी बैठने का समय बिल्कुल भी नहीं है। नंदू और नेहा एक टोकरी सिर पर रखकर दिए बेचने निकल जाते हैं। गांव की खाली गलियों में घूमते हुए वो दोनों, दिए ले लो दिए, छोटे बड़े दिए, 2-2 रुपए में दिए। दिए ले लो दिए, छोटे बड़े दिए, 5-5 रुपए में दिए। नेहा, तो 5 रुपए दिया मत बोल, नहीं तो एक भी दिया नहीं बिकेगा। पापा, बाजार में इसी भाव पर दिए बिकते हैं, मैं अब घाटे में दिए नहीं बेचूंगी। माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी होगी आपको पता भी है। हम जितना भी कमाते हैं वो सारा उनकी दवाइयों में ही खर्च हो जाता है, और फिर राशन के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते। आपस में बात करते हुए वो दोनों गांव के एक चौराहे तक पहुंचते हैं, जहां वो सुनते हैं, दिए ले लो दिए, 50 रुपए के 5 दिए, रंग बिरंगे दिए, लाल पीले गुलाबी दिए। अरे यहाँ मुझसे कोई 2 रुपए में भी दिए नहीं खरीद रहा, तो ये 10 रुपए का एक दिया कौन बेच रहा है, देखना पड़ेगा। दिए बेचने वाला वो कोई और नहीं बल्कि विक्की था। विक्की नंदू से खरीदे हुए दिए लाल पीले गुलाबी रंगों में रंग कर बेच रहा था। नंदू और नेहा उसके पास जाते हैं। अरे तुमने मुझसे 1 रुपए के हिसाब से दिए खरीदे और तुम वही दिए रंग के 10 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो, ये तो गलत बात है। मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुनाफा तो कमाऊंगा ही। मैंने तुमसे जबरदस्ती तो नहीं की थी, सिर्फ मोल भाव ही किया था। तुमने मुझे दिए बेचे, वो मेरे हो गए। अब मैं जिस कीमत पर चाहूं उन्हें बेचूं। तभी वहां एक ग्राहक आता है। दिए ले लो दिए, 50 रुपए के 5 दिए हैं, रंग बिरंगे दिए, लाल पीले गुलाबी दिए। भैया 5 रुपए लगा लो और मुझे 20 दे दो। 5 रुपए तो क्या, मैं 9 रुपए में भी नहीं दूंगा। अरे भाई मेरे दिए ले लो, मैं तुम्हें 2 रुपए का एक दिया दे दूंगा। अपने दिए अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे बेरंग दिए, मैं तो रंग बिरंगे दिए ही लूंगा। अब भोला विक्की से दिए खरीद कर वहां से चला जाता है। देखा, ऐसे करते हैं बिजनेस। अब जाओ यहाँ से, कहीं और अपने दिए बेचो। अरे मैंने भी एक बार रंग बिरंगे दिए बेचने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं बिके थे। मैं चाहे जो भी कर लूं कभी मुनाफा नहीं होता। अब मैं क्या करूं? अगर आज दिए नहीं बिके तो सिर्फ 200 रुपए में राशन कैसे आएगा, और माँ की दवाइयां भी खत्म हो रही हैं। अब सोचता हुआ नंदू नेहा के साथ लेकर वहां से अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचने से पहले वो सत्तू की किराने की दुकान से 200 रुपए का राशन खरीद लेता है। इधर नंदू और नेहा परेशान थे कि दिए नहीं बिकेंगे तो राशन कैसे आएगा, दवाइयां कैसे आएंगी। और उधर डाइनिंग हॉल में डिनर कर रहे स्वाति के सास ससुर, पति, देवर और नंद अलग ही परेशानी से जूझ रहे हैं। मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि अब हर्ष की शादी भी कर देनी चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ कि अब मेरी देवरानी आ जाए। हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन आजकल संस्कारी और गुणवान बहू मिलना कितना मुश्किल है। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमारे बड़े बेटे विपुल के लिए स्वाति बहू मिल गई। जब से स्वाति बहू इस घर में आई है हमारी किस्मत ही बदल गई। तो क्यों ना छोटी बहू ढूंढने की जिम्मेदारी बड़ी बहू को दे दी जाए। क्या कहती हो स्वाति बहू? मम्मी जी पहले देवर जी से तो पूछ लीजिए, कहीं उनका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है, किसी लड़की से लव शव तो नहीं करते। आपको तो सब पता है भाभी जी, मैं इन चक्करों से कितना दूर रहता हूँ। मुझे तो बस आप ही की जैसी पत्नी चाहिए। फिर ठीक है देवर जी, अगर आप यही चाहते हैं तो मेरी एक सहेली की बहन है रूबी, वो भी मेरी ही तरह है। कल सुबह ही उसे देखने चलते, लेकिन उसका घर बहुत दूर है, जाने और आने में सुबह से रात हो जाएगी। तो क्या हुआ भाभी जी, आप भी तो बड़ी मुश्किल से मिली थी। भैया ने 20 लड़कियां रिजेक्ट की थी, उसके बाद आप उन्हें पसंद आई थी। अब अगर मुझे आपकी जैसी पत्नी चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह ड्राइवर बसंत के साथ कार से स्वाति और हर्ष रूबी को देखने जाते हैं, लेकिन बात नहीं जमती। जैसा कि स्वाति ने बताया था, उन्हें वापसी में देर रात हो जाती है। रात के ठीक 10 बजे नेहा के घर के सामने ही उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। ड्राइवर बसंत टायर चेंज करने लगता है, तभी स्वाति और हर्ष दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर, अरे इस टायर को भी अभी ही पंक्चर होना था, अगर सुबह पंचर हो जाता तो शायद हम वहाँ जाते ही नहीं। देवर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी सहेली भी बता देती कि उसकी बहन किसी और से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है, तो हमारे पहुँचने के बाद वहाँ इतना ड्रामा होता ही नहीं। तभी हर्ष टायर जैक लगाने में बसंत की मदद करने लगता है। वहीं आंगन में चारपाई पर लेटा नंदू, अरे नेहा की शादी की भी उम्र हो गई है, लेकिन चाह कर भी मैं उसकी शादी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे उसकी शादी करूँ। घर के अंदर रफू की सूट पहने अपनी माँ के साथ पलंग पर लेटी नेहा, मैं अपनी बीमार मम्मी को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा मम्मी के पास रहकर मम्मी का ख्याल रखूंगी।
नेहा और नेहा के पिता को चिंता की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी ओर जैक लगाने के बाद हर्ष टायर खोलने में भी वसंत की मदद करता है, लेकिन भूख की वजह से। इस टायर को भी अभी पंक्चर होना था, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं बसंत काका के साथ ही ढाबे पर खाना खा लेता। शांत हो जाइए देवर जी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, अपना दिमाग ठंडा रखिए, तभी काम जल्दी होगा। तभी उन दोनों की बातें नंदू और नेहा सुन लेते हैं और वो उनके पास जाते हैं। मैंने आप दोनों की बातें सुनी, अगर आप चाहे तो मेरे यहाँ आकर कुछ खा लीजिए। मैं गरीब हूँ, ज्यादा कुछ नहीं मिला पाऊंगा, लेकिन हाँ, आप दोनों की भूख शांत जरूर हो जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस वक्त हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। आइए ना दीदी, कभी हम गरीबों को भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। भला भूखे को खाना खिलाने में किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। इन दोनों की हालत देखकर लगता है जैसे ये गरीबी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी बातों से समझ आता है ये दिल से बहुत अमीर है। अगर ऐसा है तो फिर आज गरीब की रसोई का स्वाद चखना ही पड़ेगा। ये सोचकर स्वाति और हर्ष नेहा और नंदू के साथ उनके घर में जाते हैं। नंदू आंगन में रखी चारपाई घर के अंदर रखकर उनके बैठने की व्यवस्था करता है और लालटेन जलाकर वहां रोशनी भी करता है। रोशनी आंगन में रखे चूल्हे में आग जलाती है और फटाफट पराठे बनाकर स्वाति और हर्ष को खिलाती है। अरे इतने अच्छे पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए भाभी जी। बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी, इन हाथों का स्वाद तो 5 स्टार होटल में मिलने वाले खाने से भी कहीं ज्यादा अच्छा है। अब जितनी देर में स्वाति और हर्ष खाना खाते हैं उतनी देर में बसंत ने कार का टायर बदल दिया था। आपने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। इतने स्वादिष्ट पराठों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। इतना कहकर स्वाति और नेहा अपने घर के लिए निकल जाते हैं। स्वाति को नेहा के विचार और उसके हाथों के बने पराठे पसंद आ जाते हैं। ससुराल वापस पहुंचकर वो रात में ही अपने सास ससुर के कमरे में जाकर नेहा के बारे में सब कुछ बताती है। भले ही नेहा बहुत गरीब है माँ जी, लेकिन उसके विचार बहुत अच्छे हैं। मैं उसे अपनी देवरानी बनाना चाहती हूँ। बहू अगर यही चाहती हो तो हमें तुम्हारे फैसले से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हर्ष। वहाँ से आते हुए रास्ते में मैंने देवर जी से बात कर ली, वो नेहा से शादी के लिए तैयार हैं। तो फिर हमें कल सुबह ही नेहा के घर जाकर चट मंगनी और पट ब्याह की बात करनी होगी। अगली सुबह विनीता, राघवेंद्र और स्वाति नेहा के घर पहुंच जाते हैं। उस समय वो हमेशा की तरह ही दिए बनाने में अपने पिता की मदद कर रही थी। नमस्कार नंदू जी, मेरी बड़ी बहू स्वाति ने मुझे आपकी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया है और वो चाहती है कि आपकी बेटी उसकी देवरानी बने। तो बताइए आपकी क्या इच्छा है। अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मेरी गरीब बेटी के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये तो क्या कह रही है नेहा। अगर मैंने शादी कर ली तो मुझे ससुराल जाना पड़ेगा और फिर मेरी बीमार माँ का ख्याल कौन रखेगा। तू मेरी चिंता मत कर नेहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपनी माँ की चिंता मत करो नेहा, मैंने पापा जी से उनके बारे में सब कुछ बता दिया है। वो शहर के बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाएंगे, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर जो पापा जी कहें मैं वही करूँगी। मैंने तो पहले ही हाँ कह दिया है। आप शादी के खर्चे की चिंता मत करना नंदू जी, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब कुछ ही दिनों में राघवेंद्र धूमधाम से अपने बेटे विपुल की शादी नेहा से करवाते हैं और अपने वादे के अनुसार शादी का सारा खर्चा भी उठाते हैं। ससुराल में सुबह सबके उठने से पहले ही नेहा उठकर हॉल में झाड़ू लगाने लगती है। तभी उसे झाड़ू लगाता देख घबराया हुआ आशीष उसके पास आकर, ये आप क्या कर रही है छोटी मालकिन? अगर बड़े मालिक ने आपको झाड़ू लगाते हुए देख लिया तो सभी नौकरों को नौकरी से निकाल देंगे। आप ये झाड़ू मुझे दीजिए, ये काम आपका नहीं है। अगर मैं घर की साफ सफाई नहीं करूंगी तो कौन करेगा? घर की साफ सफाई करने के लिए हम नौकर हैं, आपका काम सिर्फ काम बताने का है, हम सब काम कर लेंगे। घर के नौकर आशीष की बात सुनकर नेहा को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उस दिन सुबह से घर के काम करके थकी हुई नेहा अपनी माँ के पास बैठी आराम कर रही थी, तभी वहाँ नंदू आता है। पूरे आंगन में आम के पत्ते बिखरे पड़े हैं और तू यहाँ बैठी आराम कर रही है। जा जाके आंगन में झाड़ू लगा, बाद में आराम कर लेना बेटा। ये बात याद आते ही नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो घर के बाहर गार्डन की तरफ जाती है जहाँ वो गौशाला में गोबर पड़ा हुआ देखती है। वो फावड़े की मदद से तसली में गोबर भरने लगती है। तभी वहाँ घबराई हुई सोनम आती है। ये आप क्या कर रही हैं छोटी मालकिन? अगर आपको काम करते किसी ने देख लिया तो मेरी खैर नहीं। चलिए छोड़िए ये फावड़ा, ये काम मुझे करने दीजिए।
सोनम उसके हाथ से फावड़ा छीन लेती है। सोनम का फावड़ा छीनना नेहा को एक और बीती बात याद दिला देता है। दोपहर का समय नेहा और नंदू सिर में दियों से भरी बांस की टोकरी रखकर गांव की गली में चल रहे हैं। उस दिन नेहा अपने पिता के साथ भरी दोपहरी में गांव में फेरी लगाकर घर वापस आ रही थी और वो शकुंतला के बंगले के पास से गुजरती है। शकुंतला के बंगले के दरवाजे पर गाय का गोबर पड़ा हुआ था। शकुंतला नेहा को देखकर, ए लड़की, अगर तू मेरे बंगले के दरवाजे के सामने ये गोबर फेंक देगी तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगी। ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगी। एक बार फिर बीती बात याद करके नेहा की आंखों में आंसू थे। वो अपने आंसू पोंछते हुए गौशाला से बाहर निकलती है, तभी सामने से चली आ रही स्वाति उसे रोता हुआ देख लेती है। क्या हुआ देवरानी जी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं जेठानी जी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ बीती बातें याद आ गई जिनकी वजह से आंख में आंसू आ गए। कह दो अपने आंसुओं से कि अब जरा सोच समझकर बाहर निकले, क्योंकि इस घर में आंसुओं की एंट्री बैन है। स्वाति क्या मजाकिया अंदाज नेहा को हंसने पर मजबूर कर देता है। उसी दिन दोपहर में नई बहू के आने की खुशी में स्पेशल डिशेज जैसे शाही पनीर, राजमा, छोले भटूरे, पुलाव, खीर, पूड़ी और मिठाई बनी थी, जिसका मजा डाइनिंग हॉल में बैठे नेहा के सभी ससुराल वाले ले रहे थे। सबका पेट भर चुका था। नेहा बहू, तुम्हारे आने की खुशी में आज शाही पकवान बने हैं, मजा आ गया आज तो, तुम आराम से पेट भर के खाओ। नेहा स्वाद लेकर खा रही थी, जिस वजह से उसे समय लग रहा था। तभी नेहा देखती है कि प्लेट में शाही पनीर और पुलाव छोड़कर ऋचा वॉश बेसिन की तरफ हाथ धोने के लिए चली जाती है। ननद जी, थाली में इस तरह जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है और पाप लगता है। भाभी जी, ये पाप आपके चोचले गरीब लोगों के लिए, हम जैसे अमीरों के लिए नहीं। आपको अपने मायके में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, इसीलिए प्लेट में जूठन छोड़ना आपको पाप लगता है। मेरे मायके में खाने की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँ तो हर रोज आप जैसे सैकड़ों लोगों को खाना खिला सकती हूँ और उतना ही खाना फेंक भी सकती हूँ, फिर भी मेरे मायके में खाने की कोई कमी नहीं होगी। रिचा, ये तो अपनी छोटी भाभी से किस तरीके से बात कर रही है? अभी नेहा बहू से माफी मांग। ऋचा की बात सुनकर एक बार फिर से नेहा के दिल का दर्द उभर आता है। मतलब उसे बीती बात याद आ जाती है। नेहा उस दिन अपनी माँ के साथ बैठी अपने पिता का इंतजार कर रही थी। नेहा के पिता राशन लेने गए थे। कुछ देर बाद नंदू एक थैली में पका हुआ दाल चावल लेकर आता है। कल शकुंतला के बेटे का जन्मदिन है, तो रात में उनके घर पर दावत थी। कुछ खाना बच गया था, वही खाना वो लोग गरीबों में बांट रहे थे, तो मैं भी ले आया। नेहा दाल चावल थाली में परोसकर एक कौर खाती है। पापा, खाना तो खराब हो चुका है। खा ले बेटी, हम गरीबों के लिए खाना कभी खराब नहीं होता। बीती बात याद करके नेहा की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। ननद जी की बातों का बुरा ना मानो देवरानी जी, उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा जेठानी जी, बस कुछ याद आ गया। याद है ना मैंने सुबह तुमसे क्या कहा था? स्वाति को ससुराल में सब सुख था, सास ससुर का प्यार, जेठानी की प्यार भरी डांट, लेकिन बीती यादें उसकी आंखों में आंसू ले ही आती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो अपना बीता समय भूलने लगती है। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता है और ससुराल में नेहा की पहली दिवाली होती है। वहीं विनीता और राघवेंद्र स्वाति और नेहा को अपने कमरे में बुलाते हैं। बड़ी बहू, हमारी छोटी बहू की ये पहली दिवाली है, इसलिए छोटी बहू को किसी चीज की कमी ना हो, इस बात का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी पापा जी, मैं आज ही देवरानी जी को मॉल ले जाकर शॉपिंग करवा लाती हूँ। ये मॉल क्या होता है जेठानी जी? थोड़ा सब्र करो देवरानी जी, मेरे साथ तो चलो, सब पता चल जाएगा। स्वाति नेहा को शहर के सबसे बड़े मॉल A to Z मॉल में ले जाती है। तो ये है मॉल? हाँ देवरानी जी, यही है मॉल। यहाँ तुम अपनी मनपसंद साड़ियाँ, गहने और मेकअप का सारा सामान खरीद सकती हो। लेकिन मैंने तो कभी मेकअप किया ही नहीं। तुम चिंता मत करो देवरानी जी, मैं हूं ना। स्वाति की मदद से नेहा मॉल से अपनी मनपसंद साड़ियां, लहंगा, ज्वेलरी और मेकअप का सामान खरीदकर जब घर आती है तो देखती है कि आशीष पूरे घर में LED लाइट्स लगा रहा है। अब दिवाली को सिर्फ एक दिन ही बचा था और नेहा के ससुराल के किचन में उसके घर के नौकर गुजिया, सलोनी, मिठाई, बूंदी और नमकीन बना रहे थे। उन्हें देखकर नेहा को एक बार फिर से कुछ याद आता है। आज सभी लोगों के घर अच्छे अच्छे पकवान, गुजिया, मिठाई बन रहे होंगे और मेरे यहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैंने गुजिया पिछली दिवाली में खाई थी, जब एक ग्राहक दे के गया था। उसका स्वाद मीठा और हल्का तीखा था, शायद उसमें काली मिर्च पड़ी थी। नेहा 2 साल पहले दिवाली में क्या हुआ था वो याद कर रही थी, तभी सोनम गुजिया देते हुए, छोटी मालकिन जी, आप ये गुजिया खाकर बताइए ना कैसी बनी है।
नेहा सोनम से गुजिया लेकर खाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ छोटी मालकिन, गुजिया अच्छी नहीं बनी क्या? नहीं नहीं, गुजिया बहुत अच्छी बनी है। तभी वहां आशीष एक कटोरी में खीर और एक कटोरी में पनीर की सब्जी लेकर आता है। छोटी मालकिन जी, आप चक्कर बताइए ना, खीर और मिठाई कैसी बनी है? नेहा आशीष से दोनों कटोरियां लेती है और उसे पिछली दिवाली याद आती है। पापा जाओ ना, बाजार से दूध और शक्कर ले आओ और पनीर भी। इस दिवाली मैं पनीर की सब्जी और खीर खाऊंगी। कैसे ले आऊं बेटी, सारे पैसे तो तेरी माँ के इलाज में खत्म हो गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। पापा हमारे साथ हर बार दिवाली पर ऐसा क्यों होता है? पूरे साल मेहनत करने के बाद भी हमारी दिवाली सूनी हो जाती है। पुरानी यादें एक बार फिर से नेहा की आंखों में आंसू ले आती हैं। दिवाली की पूरी खरीदारी हो गई, पकवान भी बन गए, लेकिन फिर भी नेहा परेशान थी क्योंकि दिवाली के खरीदे गए सामान में उसने कहीं भी दिए नहीं दिखे थे। तभी नेहा स्वाति के कमरे में जाकर, जेठानी जी, यहाँ दिवाली पर दिए नहीं जलाए जाते हैं क्या? देवरानी जी, दिवाली पर दिए जलाए जाते हैं, पर ऐसे जलाए जाते हैं कि पूरा मोहल्ला देखता है। तो फिर दिए तो खरीदे ही नहीं। हमारे घर में दिए सुनार के यहाँ से आते हैं, तुम्हारे जेठ जी वही लेने गए हैं, दिए लेकर आते ही होंगे। सुनार के यहाँ से दिए? भला सुनार के यहाँ भी मिट्टी के दिए मिलते हैं क्या? देवरानी जी, ये तो सरप्राइज है, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जब तक दिवाली की पूजा के लिए तैयार हो जाओ। नेहा अपने कमरे में जाकर मॉल से खरीदा हुआ लहंगा, ज्वेलरी, चूड़ियां पहनकर 16 श्रृंगार करके तैयार होकर खुद को आईने के सामने खड़ी होकर देखती है और एक बार फिर अपने बीते समय में पीछे लौट जाती है। देख नेहा बेटी, मैं क्या लाया हूँ। कपड़े की दुकान में ये कपड़े का थान मुझे बहुत सस्ती कीमत में मिल गया। तू इससे अपने लिए दिवाली पर नया सलवार सूट, माँ के लिए साड़ी और मेरे लिए कुर्ता पजामा सिल देना। नेहा कपड़े का वो गट्ठा अच्छी तरह देखती है जिसे चूहे ने जगह जगह से कुतरा हुआ था। पापा, ये तो खराब है, चूहों ने पूरा कुतर दिया है। तो क्या हुआ बेटी, तू रफू कर देना, किसी को क्या पता चलेगा। आईने के सामने खड़ी नेहा, वो भी क्या दिन थे और ये भी क्या दिन है। समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता। मैं तो तैयार हो गई हूँ, अब देखूं दिए आए या नहीं। नेहा घर के मंदिर में जाती है जहां पहले से ही विनीता, राघवेंद्र, स्वाति और ऋचा तैयार होकर दिवाली की पूजा की तैयारी कर रहे थे। विनीता ने साड़ी, स्वाति ने लहंगा, ऋचा ने गाउन और राघवेंद्र जी कुर्ता पैजामा में थे। मंदिर में घी के 4 बड़े बड़े डिब्बे रखे हुए थे। मम्मी जी, यहाँ ये घी किस लिए रखा है? बहू, हमारे यहाँ घी के दिए जलाए जाते, शुद्ध देसी घी के। हमारी दिवाली शाही होती है, गरीबों जैसी नहीं, समझी ना भाभी जी आप? अपनी सास की बात सुनकर नेहा को फिर कुछ याद आता है। पूरी तलने के बाद जो तेल बचता है नेहा उसे एक शीशी में भर लेती है और दिवाली के कुछ दिनों पहले ही वो अपने बालों में तेल लगाना बंद कर देती है। नेहा की माँ उसे ऐसा करता देख लेती है। तू तेल बचाकर क्या करेगी नेहा? दिवाली पर दिए जलाऊंगी माँ, हर बार दिवाली पर यही करती हूँ। दिवाली की रात नेहा मिट्टी के दियों में तेल और पानी मिलाकर दिए जलाकर उन्हें अपने घर के चारों कोनों में रखती है। नेहा अपने बीते दिनों को याद कर रही थी, तभी वहां उसका जेठ विपुल सोने के 100 दिए लेकर वहां आ जाता है और एक एक करके उन्हें मंदिर के सामने रखता है। अच्छा, तो जेठ जी सुनार के पास मिट्टी के दियों में सोने का पानी चढ़वाने गए थे? ये तुम क्या कह रही हो भाभी? ये पूरे 24 कैरेट सोने के दिए हैं। मिट्टी के दिए तुम्हारे मायके में जलाते होंगे, हमारे यहाँ सोने के दिए जलाए जाते हैं। मैंने आज पहली बार सुना है कि दिवाली पर सोने के दिए भी जलाए जाते हैं। हमारे घर पर दिवाली शाही होती है देवरानी जी, यहाँ मिट्टी के नहीं सोने के दिए जलाए जाते हैं। तुम सबकी बातें पूरी हो गई हो तो अब जल्दी से दिए जलाकर पूरा घर जगमगा दो। अब तक मैं अकेले ही पूरे घर को सोने के दियों से जगमगाती आई हूँ, लेकिन इस बार मैं अपनी देवरानी के साथ सोने के दिए जलाऊंगी। विनीता, नेहा और ऋचा तीनों मिलकर सोने के दियों में घी डालती हैं और फिर बत्ती रखकर माचिस से एक एक दिया जलाती हैं। उसके बाद वो तीनों मिलकर पूरे घर में दिए रखती हैं। ऋचा घर की बालकनी पर दिए रखती है और स्वाति नेहा को साथ लेकर घर के गार्डन में दिए रखने जाती है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। मैंने आज से पहले इतना जगमगाता हुआ घर कभी नहीं देखा जेठानी जी। तभी उसे ऋचा की चीख सुनाई देती है। वो भागकर बालकनी में जाती है और देखती है कि ऋचा के गाउन में आग लगी हुई है। नेहा जल्दी से गाउन का जलता हुआ टुकड़ा फाड़ देती है। ऋचा को बचाने की कोशिश में नेहा के लहंगे में आग लग जाती है। तभी स्वाति वहां बाल्टी में पानी लेकर पहुंचती है और स्वाति पानी से नेहा के लहंगे की आग बुझाती है। नेहा की चीख सुनकर राघवेंद्र, विनीता, विपुल और हर्ष भी वहां पर पहुंच जाते हैं।
मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी, मैं आपको हमेशा नीचा दिखाती थी, लेकिन आज आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। बहू, आज हम सभी मिलकर तुम्हें तुम्हारी पहली दिवाली का तोहफा देने वाले थे, लेकिन आज तुमने ही हमें तोहफा दे दिया। हम तुम्हारा यह एहसान कैसे चुका पाएंगे? इसमें एहसान वाली कौन सी बात है माँ जी? ऋचा मेरी ननद नहीं, छोटी बहन जैसी है। तभी ऋचा नेहा को गले से लगा लेती है। मेरी प्यारी भाभी। और मैं? आप भी मेरी प्यारी हो। मेरी दोनों भाभी वर्ल्ड की बेस्ट भाभियां हैं। माँ जी, आपने तो ये बताया ही नहीं कि आप मेरी देवरानी जी को क्या गिफ्ट देने वाली हो दिवाली पर। तुम्हारे ससुर जी ने समधन जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, वो अब बिल्कुल ठीक है। आज डिस्चार्ज होना था उन्हें, विपुल उन्हें लेने गया है। थोड़ी ही देर में उन्हें लेकर यहाँ आता ही होगा। ये छोटी बहू का पहला तोहफा। और दूसरा तोहफा? दूसरा तोहफा नेहा को मैं, भैया और पापा जी देंगे। मैंने, भैया ने और पापा जी ने ससुर जी के साथ एक नया बिजनेस प्लान किया है, डी क्राफ्ट का। ससुर जी के बने मिट्टी के दिए और मटकों को डेकोरेट करके उन्हें विदेश में सप्लाई करेंगे और उसका प्रॉफिट उनके साथ शेयर करेंगे। ये तो बहुत अच्छा तोहफा है। और तीसरा तोहफा? समधन जी के साथ समधी जी भी आ रहे हैं। जब तक वो सभी बातें कर रहे थे तब तक विपुल गंगा और नंदू को लेकर वहां पहुंच जाता है। नेहा अब अपने मम्मी पापा से गले मिलती है। पापा, आपकी कही बात सच हुई। इस दिवाली सचमुच मेरे पास सब कुछ है और अब आपके पास भी होगा। तो दोस्तों, अगर आपका समय खराब चल रहा है तो हार मत मानिए। क्या पता माँ लक्ष्मी आपकी परीक्षा ले रही हो और इस दिवाली आपके पास भी नेहा की तरह वो सब हो जिसकी आप कामना करते हैं।